हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अक्षीय स्थिति पढ़ चुके हैं। आज पढ़ते हैं विद्युत निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। निरक्षीय स्थिति में क्या है कि अक्षीय स्थिति में था कि अगर एक्स अक्ष है तो उसी अक्ष पे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था। आज है कि मतलब एक्स अक्ष से हट करके एक्स अक्ष पे नहीं होगा, किसी दूसरे अक्ष में होगा या फिर बिना अक्ष का होगा। तो इसका स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो तीव्रता है हर जगह सेम होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ई द्वारा सूचित किया जाता है। निरक्षीय स्थिति यानी कि बिना अक्ष का एक्स अक्ष पे नहीं होगा, तीव्रता निकालना है। तो जिसे हम विद्युत द्विध्रुव पढ़े थे, उसमें हम पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव में कि एक बिंदु ए है जिस पर आवेश प्लस क्यू है, इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा बिंदु है बी जिस पर माइनस क्यू स्थित। अब इन लोग दोनों का जो मिडिल पॉइंट होता है इसको ओ मानते हैं। अभी पूरा दूरी को हम लोग क्या माने थे, 2a। जब पूरा दूरी 2a है तो यहाँ से यहाँ तक a था और यहाँ से यहाँ तक a था। ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं द्विध्रुव में। हम लोग क्या करते हैं कि एक्स अक्ष में क्या किए थे कि इस अक्ष को बढ़ाए थे, इधर एक बिंदु लिए थे, तो इसी अक्ष को आगे बढ़ा करके हम लोग अक्षीय स्थिति ज्ञात किए थे। निरक्षीय स्थिति में क्या है कि इस अक्ष से हट करके एक दूसरा बिंदु लेते हैं जिसका नाम देते हैं P। एक्स अक्ष से हटकर यानी कि द्विध्रुव से हट करके एक बिंदु लेते हैं P। इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब कहीं भी हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उस पर मान लिया जाता है कि जो आवेश होगा वो +1 होगा। अब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्लस क्यू के कारण, तो जब दोनों प्लस है तो इस तीव्रता क्या होगा, दोनों के बीच विकर्षण बल लगेगा। तो जब विकर्षण बल लगेगा तो इनके बीच तीव्रता हो जाएगा E + Q, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्लस क्यू के कारण E + Q माने प्लस क्यू इसलिए ताकि आप देख के पता कर सके कि इस प्लस क्यू के कारण तीव्रता हम निकाले हैं। और जब ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा। धक्का देगा तो इसका दिशा इधर से इधर की ओर हो जाएगा। ठीक है, धक्का देगा तो इसका दिशा उधर की ओर होगा। अब क्या करता है कि इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता -Q के कारण निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जब एक प्लस चार्ज हो और दूसरा माइनस चार्ज हो तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है। इसको क्या करेगा, ये खींचेगा इधर से, इधर से खींचेगा। तो इस प्लस क्यू के कारण तीव्रता हो गया E + Q यानी कि अट्रैक्शन, और इस बिंदु पर इस -Q के कारण तीव्रता हो गया E - Q। +Q - Q इसलिए ताकि पता चले कि इस -Q के कारण तीव्रता और ये प्लस इस +Q के कारण तीव्रता। अट्रैक्शन होगा तो इधर की ओर और विकर्षण होगा तो इधर की ओर धक्का दे रहा है और ये अपनी ओर खींच रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां से इस मूल बिंदु को, मिडिल पॉइंट को एक काल्पनिक रेखा द्वारा मिला दिए और इसके बीच की दूरी मान लिए r। ठीक है, जैसे हम लोग मिडिल पॉइंट से अक्षीय स्थिति में पढ़े थे, P बिंदु का दूरी r माने थे, यहां भी मान लेते हैं इस मिडिल पॉइंट से इस बिंदु का दूरी r है। अब इसको लिख लीजिए, माना कि जो भी फिगर में दिया हुआ है इसको हम लिख देते हैं। माना कि ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेश से निर्मित है। इनके बीच की अल्प दूरी 2a है, इनके बीच की अल्प दूरी 2a है तथा इस द्विध्रुव के केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि इससे r दूरी पर स्थित जो बिंदु P है
इसी बिंदु पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। धन आवेश के कारण तीव्रता, इस धन आवेश के कारण तीव्रता कितना है, प्लस क्यू। तीव्रता बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। अब इस प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, यानी कि इसके बीच की दूरी ए से पी तक ए पी का स्क्वायर। इसका दिशा लिखना नहीं भूलेंगे, दिशा लिखना नहीं भूलेंगे क्योंकि सदिश है और सदिश का दिशा बहुमूल्य होता है। अगर आप एग्जाम में लिखते हैं दिशा, जैसे इसका दिशा ए से पी की ओर धक्का दे रहा था तो दिशा ए से पी की ओर है, ए से पी की ओर। ऐसा दर्शाने से एग्जामिनर को भी पता चलता है कि दिशा किधर से किधर की ओर है। तो एग्जाम में भूलेंगे नहीं दिशा लिखना, ठीक है। ए से पी की ओर इसका दिशा है। अब हम क्या करेंगे कि माइनस क्यू के कारण, ऋण आवेश के कारण तीव्रता, यानी कि इसके कारण जो तीव्रता है ई माइनस क्यू है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। आर यानी कि बीच का दूरी, तो पी से बी तक का दूरी क्या हो गया, पी बी हो गया। ये स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया। इसका दिशा कहां से कहां है, पी से बी की तरफ, पी से बी की तरफ दिशा है समीकरण से। अब हम देखते हैं समीकरण फर्स्ट में हमारा आया कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सेकंड में भी आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का मान बराबर हो गया। ऊपर में पी पी क्यू क्यू मिल गया दोनों। हमारा जो बच गया पी ए पी और पी बी, ये दोनों सिर्फ बच रहा है। देखिए मान लेते हैं कि जो त्रिभुज की रचना हुआ, त्रिभुज ए पी बी समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और जैसे समबाहु त्रिभुज सब भुजा सब कोण बराबर होगा, तो क्या होगा कि इसमें मान लेते हैं कि अगर ई कोण थीटा है, मान लें कि ई कोण थीटा है, तो ई कोण का मान भी कितना हो जाएगा, थीटा होगा। ई कोण जब थीटा है तो ई कोण भी थीटा होगा। हम लोग जानते हैं किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर तो उसके सम्मुख भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए इसके सामने का भुजा पी बी और इसके सामने का भुजा ए पी, इसलिए ए पी बराबर पी बी होगा, ठीक है। और जैसे ए पी बराबर पी बी हो गया, यानी कि ए पी पी बी के बराबर हो जाता है, तो इसका हर एक चीज उसका हर एक चीज के बराबर हो गया। अतः समीकरण फर्स्ट और सेकंड बराबर है, ठीक है। जैसे दोनों समीकरण बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं कि ई प्लस क्यू बराबर ई माइनस क्यू। यहाँ देखिए हम सदिश का साइन नहीं दिए हैं, क्यों, क्योंकि जो भी सदिश है यहाँ पे दिशा के रूप में था और दोनों का परिमाण में बराबर है, दोनों सदिश परिमाण में बराबर है, दिशा में बराबर नहीं है। तो इसलिए अगर सिर्फ परिमाण में बराबर हो कोई सदिश तो दिशा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि दिशा में तो बराबर नहीं है। जो भी है परिमाण में बराबर है, इसका मान इसके मान के बराबर हो गया, लेकिन दिशा दोनों का अलग अलग है, इसलिए दोनों का सदिश नहीं दिखाना है। इसके बाद एक चीज और है कंडीशन कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य से कोण, किसी भी त्रिभुज का बाह्य से कोण
अपने सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, या फिर कह सकते हैं किसी त्रिभुज का बाह्य कोण दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो इसका मान थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा। अब इस बिंदु पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ई का वैल्यू निकालना है इस बिंदु पर, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो हम एक कंडीशन बताते हैं 11th में जो हम लोग पढ़े थे कि जब कोई सदिश, इसका दिशा इधर से इधर की ओर है, इसका इधर की ओर है, तो जब कोई सदिश ये साइड में लिख देते हैं, जब कोई दो सदिश एक दूसरे से थीटा डिग्री पर झुके हो तो उनका परिणामी सदिश r बराबर 2a cos थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, जब दो सदिश एक दूसरे से थीटा डिग्री पर झुके हो तो उनका परिणामी सदिश 2a cos थीटा होता है। हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके थे, जब दो सदिश एक दूसरे से एंगल पर झुका हो 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, इस तरह से किसी थीटा पे झुका हो तो उनका जो परिणामी सदिश होगा, उनका बीच का जो सदिश होगा उसका मान होगा 2a cos थीटा बाई 2। एक मान और हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि अगर इस समकोण त्रिभुज है तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, थीटा है तो ये लंब होगा या आधार होगा। तो लंब और आधार का मान दिया हुआ है तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर हो गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मान ज्ञात कर लीजिए। परिणामी सदिश ज्ञात कर देते हैं। परिणामी सदिश ई का वैल्यू निकालेंगे तो ई बराबर हमारा होता है, परिणामी सदिश बराबर होता है जब तो दोनों कोण कितना डिग्री पर झुका हो, थीटा डिग्री पर झुका हो, तो होता है 2a, एक मतलब पहला आवेश दूसरा आवेश, कोई भी तीव्रता, पहला तीव्रता या फिर दूसरा तीव्रता, पहला तीव्रता q प्लस q, दूसरा माइनस q, तो जब दोनों बराबर है परिमाण में तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। चलिए हम प्लस वाला ले लेते हैं, ई प्लस की 2a cos थीटा बाई 2, तो हमारा यहाँ पर थीटा कितना है, 2 थीटा है बटा 2, e2 से e2 कैंसिल आउट हो गया, e बराबर 2 प्लस ई क्यू का मान कितना है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटा एपी का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब हम फिर से ई बराबर लिखेंगे 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा एपी। एपी का मान हम निकाल चुके हैं कि ये जो कर्ण था इसका वैल्यू कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा हम पढ़ चुके हैं कि मैथ में पढ़े हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा, जब थीटा यहाँ है तो लंब हो गया, ये आधार होगा, आधार बटा कर्ण, तो लिख सकते हैं ए बटा अंडर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं ए बटा
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। परिणामी सदिश ध्यान देना है कि जब दो सदिश एक दूसरे से थीटा डिग्री पर झुके हो तो उनका परिणामी सदिश होता है 2a cos थीटा बाई 2। उसी फॉर्मूला का हम लोग यूज किए हैं। परिणामी सदिश बराबर 2 एक या प्लस आवेश वाला लेंगे, cos थीटा का वैल्यू 2 थीटा है बटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया cos थीटा। अब ई प्लस क्यू का वैल्यू हम लोग जानते हैं तो 1/4πε0 इंटू क्यू बटा एपी का स्क्वायर। एपी का मान फिर यहाँ से रख दिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। cos थीटा b बाई एच, थीटा यहाँ है तो लंबी हो गया, आधार बटा कर्ण ए बटा रूट अंडर ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए हमारा आ गया ई परिणामी सदिश ई बराबर 2 इंटू 1/4πε0 क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ए बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 2 इंटू 1/4πε0 इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बच गया क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए बटा, देखिए रूट हटाएंगे तो पावर में 1/2 हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। अब यहाँ से हम लोग घातांक करने में पढ़े थे कि ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम प्लस एन। ठीक है, यानी कि जब दोनों का आधार सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। दोनों का आधार सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इसलिए लास्ट में हमारा फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 इंटू 2 को इससे गुना करो 2q और a 2qa बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 और 1/2 जुटेगा तो 3/2 हो जाएगा। इसलिए e बराबर आ गया 1/4πε0 इंटू 2qa को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। तो निरक्षीय स्थिति में हमारा फॉर्मूला ज्ञात हो गया, ये वाला निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला ज्ञात हो गया E बराबर 1/4πε0 इंटू पी बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। चलिए इसका स्पेशल केस पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोग अक्षीय स्थिति में स्पेशल केस पढ़े थे तो इसका भी स्पेशल केस में क्या है कि जैसे निरक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति जो पढ़े, निरक्षीय स्थिति पढ़े, स्पेशल केस का मतलब कुछ विशेष होगा। विशेष क्या है कि जब द्विध्रुव का दूरी नगण्य हो जाता है इस आर दूरी के कारण, यानी कि यदि 2a का जो मान होगा बहुत छोटा होगा किससे, आर से, तो क्या होगा, यानी कि 2a जो है अत्यंत छोटा होगा आर से लगभग 0 के बराबर, यानी कि 2a = 0 लगभग। ठीक, जब 2a का वैल्यू आर से बहुत छोटा होगा तब हमारा फॉर्मूला आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू पी बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को कितना लिखेंगे, 0 पर पावर 3/2। E बराबर 1/4πε0 इंटू पी बटा, ये तो 0 कैंसिल हो गया तो आपको बच गया आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। E बराबर आ गया 1/4πε0 इंटू p/r3। ये आपका स्पेशल केस हो गया। तो अगर हम यहाँ से तुलना करते हैं अक्षीय स्थिति वाला स्पेशल केस और निरक्षीय स्थिति वाला स्पेशल केस, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं कि अक्षीय स्थिति जो था उसको E1 मान लेते हैं तो E1 बराबर हमारा आया था 1/4πε0 2p/r3।
ठीक है। और निरक्षीय स्थिति में अगर हम मान लेते हैं फर्स्ट है, और निरक्षीय स्थिति मान लेते हैं E2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटा R³ सेकेंड। तो हम लोग दोनों देखते हैं, अक्षीय स्थिति और एक है निरक्षीय। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में देखते हैं कि बाकी सारा चीज सेम है, लेकिन P यहाँ पे क्या हो गया, दुगना है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अक्षीय स्थिति का जो वैल्यू होता है निरक्षीय स्थिति से 2 गुना होता है। इसलिए अक्षीय स्थिति का मान निरक्षीय से 2 गुना होता है। इसलिए E1 बराबर 2E2 हो गया।